तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी सारे भाई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर जिस तरीके से आपने साइंस की एक वीडियो बनाई थी, आपने साइंस की उस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को एक ही वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आज की इस वीडियो में आप सामाजिक विज्ञान की एक वीडियो बनाइए, ठीक है। आप एक सामाजिक विज्ञान की वीडियो बनाइए और उस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, वो वीडियो हमें बना करके दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं पूरी हिस्ट्री का एक वीडियो में समाप्त, यानी पूरी हिस्ट्री को एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान को एक ही वीडियो में पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री को, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री है ना, तो इसको हम एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। इसके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा गया है और उन चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, और उनसे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को इस वीडियो में रख दिया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेता है तो पूरी हिस्ट्री उसकी कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री जो आप लोगों की है बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स की पूछी जाती है, कितनी 20 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को देख करके आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। उन टॉपिकों के वो क्वेश्चन आपको हम बता देंगे जो वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे अर्धवार्षिक पेपर हो, चाहे ये आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। हर बार इस फ्रांस की क्रांति से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो आपको पहला चैप्टर है, इसका सबसे पहला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। अब देखो, जो आपका टॉपिक है फ्रांस की क्रांति और इससे बनने वाला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फ्रांस की क्रांति के प्रारंभ होने के मुख्य कारण संक्षेप में समझाइए। मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता है कि कोई ना कोई जब सामाजिक विज्ञान का प्रश्न होता है तो उसमें टॉपिक फ्रांस की क्रांति से प्रश्न जरूर बनता है। और ये वाला प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं बता देता हूं, ये वाला प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? VIMP क्वेश्चन है। तो इस वाले प्रश्न को तो जरूर तैयार करके जाना कि फ्रांस की क्रांति के प्रारंभ होने के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि नेपोलियन कौन था, ठीक है। नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे, उसने क्या क्या सुधार किए थे, वो आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए उसके सुधारों का, ठीक है, मतलब उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रांस की क्रांति के क्वेश्चन से तो आपको इनको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के सेकंड टॉपिक की। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का है टॉपिक नंबर सेकंड, जो कि है जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों ही टॉपिकों से जर्मनी का एकीकरण फर्स्ट और सेकंड आपका इटली का एकीकरण। तो देखिए सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उससे संबंधित ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है एग्जाम में कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षेप लिखिए, ठीक है। एक संक्षेप में क्या लिखिए? लेख लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं तैयार करोगे तो भाई आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ करके आओगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। यानी कि भैया जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, ठीक है, इसको जर्मनी की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी उसका जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आई है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपका इटली का एकीकरण। तो अगला टॉपिक क्या है भैया? इटली का एकीकरण, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इटली का जो एकीकरण टॉपिक है आपका, मैं बता दूं ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण इंपॉर्टेंट है बट इटली का एकीकरण वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले बता देता हूं कि इस वाले टॉपिक के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। तो सबसे पहला प्रश्न आता है एग्जाम में कि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। जैसे कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया आती है, उसी तरह इटली की एकीकरण की प्रक्रिया आती है, जिसको आपको संक्षेप में लिखना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि इटली का एकीकरण से पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जेसेपे, ठीक है, जोसेफ या फिर कह सकते हो ज्यूसेपे, इसको हम ज्यूसेपे भी बोलते थे, ठीक है। कोई कोई किताब आप देखोगे जिसमें आप लोगों को जोसेफ के नाम को ज्यूसेपे दे देंगे। क्या लिखा होगा? ज्यूसेपे मेजनी, या फिर दे देगा जोसेफ मेजनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जोसेफ मेजनी। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जैसे कि आपने अभी जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया देखी थी, ठीक है, जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया देखी थी, उसमें आप लोगों ने ये वाला प्रश्न देखा होगा कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी कि जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो तो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सभी लोगों को एक जो भी इसका कार्यकर्ता होगा या फिर जो भी जिसमें मतलब कि जिसने भी इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान दिया होगा उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो जैसे कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में ऑटो वन बिस्मार्क ने सबसे ज़्यादा योगदान था, तो इनका प्रश्न आया, ठीक है। इसी तरीके से इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था वो आपका था जोसेफ मेजनी। तो उसी तरीके से देखिए जोसेफ मेजनी का क्वेश्चन इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में 100% आता है किसी ना किसी सेट में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया आपको ये दो प्रश्न जरूर तैयार करने हैं। उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया वाले में ये दो प्रश्न जरूर तैयार करने हैं। अब क्वेश्चन को आपको किस तरीके से तैयार करना है, देखिए आपको क्या करना है कि अलग से कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप तैयार कर सकते हो क्वेश्चन बैंक की सहायता से, लेकिन आपको क्या करना है कि जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया है इसको आपको बुक से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। या तो यूट्यूब से कहीं से जर्मनी की एकीकरण की पूरी प्रक्रिया पढ़ लेनी है। उसके साथ साथ ये दो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको बना बना करके लिख के आने हैं, क्योंकि आप जब जर्मनी के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया पढ़ोगे तो उसमें ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां से आप फिर क्वेश्चन को बना बना करके लिख के आओगे। अगर आप इन प्रश्नों को अलग अलग से तैयार करोगे तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा टॉपिक तैयार करना है। जैसे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया तैयार कर ली, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया तैयार कर ली, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे कि जोसेफ मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालिए और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। देखिए इतना आप सभी को सबसे पहले करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे के टॉपिकों को। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। चैप्टर का नेम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लेकिन ये अलग से एक टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। और देखिए इसमें से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, ठीक है, उसमें जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान क्या रहा, ठीक है। तो मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसमें जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण का क्या योगदान रहा था, ठीक है। तो वो आपको तैयार करना है। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब पर सर्च कर लोगे या तो गूगल पर सर्च कर लोगे, ठीक है, या तो आप लोग किसी बुक से, लेकिन प्रश्नों को तैयार कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को, उन प्रश्नों को तैयार दिया गया है और उन टॉपिकों के साथ रखा गया है ताकि आपको ज़्यादा समय ना आपका यूज़ हो, ठीक है। आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा पढ़ लेना है, इसके बाद इन दोनों की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस क्या मतलब, कोई क्वेश्चन बैंक उठा लो वहाँ से, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक उठाने के बाद में इन दोनों क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से, लेकिन सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन सी परिस्थितियां सहायक हैं, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रवाद क्या है तो सबसे पहले बता देना है, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है, तो उसमें कौन सी परिस्थितियां थी जो सहायक थी, तो आपको वो बतानी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक थे
उन चारों टॉपिकों को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। इन 4 टॉपिकों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको सब तैयार कर लेने हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है चैप्टर नंबर 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद। अब देखो इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ खास बात आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 2 जो आपका है, इसमें जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जो आप लोग हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इस चैप्टर में। मतलब अगर आप ये देखोगे कि जो महात्मा गांधी हैं, अगर आपने कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने अगर आप पढ़ ली आपने सही से, तो भाई इस चैप्टर का लगभग 50 से 60% हिस्सा आप पढ़ लोगे। ठीक है, अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ लिया, मतलब महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए थे, कब अफ्रीका से वापस आए, उन्होंने कितने आंदोलन चलाए, कौन कौन से आंदोलन थे, ठीक है, और उस आंदोलन में क्या क्या हुआ था, अगर आपने पूरा महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ ली तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। आपको भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है टॉपिक नंबर 5 कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन। देखो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन से, तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि महात्मा गांधी ने 2 तरीके के आंदोलन चलाए थे। सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन और दूसरा किसान आंदोलन। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये 3 आंदोलन देखने को मिलेंगे, ये किसानों से रिलेटेड, यानी जो भारत के किसान थे उनसे जुड़े हुए ये आंदोलन है। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसानों के उपलक्ष्य में जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन कौन से थे, तो सबसे पहला आंदोलन है आप लोगों का असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन जो है, इसमें सबसे पहला ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया और इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब इस आंदोलन को चलाने की किन्हीं 2 कारणों की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा के सेट में देखने को मिल सकता है तो ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था इसके मुख्य कारण क्या थे वो बताने हैं, और साथ में इसके क्या प्रभाव पड़े आपको वो भी बताने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, इसके बाद में एक और आंदोलन आएगा, फिर एक और आंदोलन आएगा। उन तीनों आंदोलन में जो पहला आंदोलन और जो दूसरा आंदोलन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आंदोलन के, क्योंकि असहयोग आंदोलन अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो ये दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लिया तो ये पूरा टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को तैयार करना चाहते हो या तो केवल इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हो। तो अगर आप केवल इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हो तो आप लोग किसी भी एनसीईआरटी बुक से तैयार कर सकते हो, या तो आप किसी भी रेफरेंस बुक से इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ये पूरा के दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, यानी नेक्स्ट आंदोलन को देखते हैं। चलिए सेकंड आंदोलन हम लोगों का है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, और ये दोनों ही के दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इस पर लगा देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन पर लगा देता हूं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी को सामने दिख रहा होगा कि जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो। ठीक है, वही चीज़ है कि जैसे कि अभी आपने देखा असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हो। ठीक है, उसी तरीके से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो। ठीक है, मेन बात शुरू होती है कि इस आंदोलन की सीमाओं पर, ठीक है, इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षेप में टिप्पणी लिखी है। ठीक है, इस आंदोलन की क्या सीमाएं थी, यानी क्या विशेषताएं थी या सीमाएं थी, उस पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखना है मेरा भाई। सेकंड क्वेश्चन था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को, ठीक है, नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। ठीक है, मतलब कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया।
और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ बात कि इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा एक टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कहीं से ढूंढ लेते हो, उनको तैयार कर लोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 7 की कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका एक आंदोलन था जो कि तीसरा आंदोलन है, किसानों के लिए चलाया गया था। और देखिए यहाँ पर इस आंदोलन में केवल एक ही प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 का टॉपर बनना है, ठीक है, तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देख ली शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों को टॉपिकों के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी को 6 नंबर वाले क्वेश्चन प्लस 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में रखे हुए हैं आपके सेट में, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो को इस तरीके से तैयार किया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को जून में देख रहा है, अक्टूबर में देख रहा है या पेपर से 1 महीने पहले देख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सके जिस तरीके से बाद वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की मेरी गारंटी है मेरे से आपकी कि भाई एक भी प्रश्न आपका यहाँ से शॉर्ट हो या लॉन्ग हो बाहर नहीं जाने वाला भाई। चलो, तो इस तरीके से आपको ये 7 टॉपिक तैयार कर लेने हैं जो कि सेकंड चैप्टर के 3 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। हम बात करते हैं आगे के टॉपिकों की। चलिए, टॉपिक नंबर 8 हम लोगों का है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन। अब देखिए, सत्याग्रह आंदोलन से आपको पता चल रहा होगा कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि जो अपने ही इलाके में या फिर अपने ही एरिया में किसी चीज़ को लेकर चलाया गया आंदोलन। मतलब कि हम अगर अपने यहाँ के एरिया को लेकर कोई आंदोलन चलाते हैं तो उसको सत्याग्रह आंदोलन बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो देखिए उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों सत्याग्रह आंदोलन का, जो तीनों सत्याग्रह आंदोलन थे, ठीक है, जो तीनों सत्याग्रह आंदोलन थे उनका आपको विश्लेषण, मतलब कि उनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। मेन चीज़ तो यही है इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करके लाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका अच्छे से तैयार कर लेना। ये सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तो आप चाहे इस क्वेश्चन को तैयार करो, आप चाहे इस क्वेश्चन को तैयार करो, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, मतलब आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों का कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, तो भारत, अब देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरी हिस्ट्री आपकी कवर हो ही जाएगी। ठीक है, पूरी हिस्ट्री कवर हो ही जाएगी। बची हुई 3 वीडियो को आपको और देख लेना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं उन क्वेश्चन को आपको कहीं अलग से कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन की आपको 1 से 2 बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप डेली 2 प्रश्नों को भी तैयार करोगे ना तो 1 से 2 महीने में आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो हिस्ट्री के सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री के सबसे पहले हिंदी पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके MCQ लगाते हैं और इसके बाद जब लास्ट समय बचता है तो क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, फिर भी 70 में 70 नहीं ला पाते। लेकिन अगर मेरे अनुसार कार्य करोगे, मैंने जो टॉपिकों को बताया उन टॉपिकों को भी पढ़ लेते हो और साथ में क्वेश्चन आंसर को भी तैयार कर लेते हो ना, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए इसमें एक मैफ का कार्य आता है, मैफ वर्क। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैफ, यानी जिसमें मैफ भरना बताया जाता है। 5-5 नंबर, 5 इतिहास का आता है, 5 भूगोल का आता है, 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो वो 10 नंबर मैं आपको किसी और वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मेरा मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, चलिए टॉपिक हमारा चल रहा था महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो उसका तीसरा क्वेश्चन था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए। इसको तैयार कर लोगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 2020 के 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगले टॉपिक की। तो अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है 9। कौन सा टॉपिक शुरू होता है? टॉपिक नंबर 9। टॉपिक 9 हमारा है भारत में राष्ट्रवाद।
ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, जिस तरीके से अभी आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी तरीके से ये टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। और इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे वो आपको बताने हैं। और सेकेंड है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का आपको उल्लेख करना है। जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ था तो उसके उदय के कारणों का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है। टॉपिक नंबर 10 आप सभी लोगों का है पुना पैक्ट। ठीक है, पुना पैक्ट पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2024 के, मैं आपको बता दूं 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 2 सेट में ये क्वेश्चन आया था, पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे और पुना पैक्ट क्या था उसके बारे में समझाइए। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आपको बताया जाए। चलो बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसी चैप्टर की, जो लास्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था इसके बारे में पढ़ लोगे, पुना पैक्ट क्या था इसके बारे में पढ़ लोगे। आप कहोगे सर आपने इसके क्वेश्चन को नहीं बताया, तो देखो क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पुना पैक्ट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन बदल के आ जाता है, लेकिन मेन जो मकसद है वो पुना पैक्ट है। इससे रिलेटेड केवल एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ एक ही बनेगा कि पुना पैक्ट क्या था, पुना पैक्ट से आप क्या समझते हो, पुना पैक्ट में क्या हुआ था। तो एक ही टॉपिक पढ़ लोगे तो सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन किन नेताओं ने भाग लिया था, इससे आधारित क्वेश्चन आ सकता है। तो और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ था ये आ सकता है। तो आपको मेनली घूम फिरकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 प्रमुख नेता थे जिन्होंने कार्य किया था, आपको उनके बारे में बताना है। कुछ भी प्रश्न में आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन किन नेताओं ने मतलब अपना योगदान दिया था, तो मतलब कि आपको घूम फिर के 3 नेताओं के बारे में बताना है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैंने इनके कोई क्वेश्चन को नोट नहीं किया, समझ गए मेरे भाई। चलो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना में अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो देखो ये जो चैप्टर हमारा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने देखा भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी तरीके से ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है उन 2 चैप्टर की तरह। इसके बाद जो लास्ट के 2 चैप्टर बच जाते हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको देखते हैं अच्छे से थोड़ा। भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर नंबर 3 है, तो इसका सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 12 प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम फिक्स है, रखा हुआ मिलेगा आप सभी लोगों को। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इन तीनों के तीनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, छोड़ने की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, छोड़ोगे तो खोगे, इतना समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, तो इसके बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है मेरे भाई, तो इस पर एक क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी का मतलब है कि महामंदी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करना है। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी इस पर जब महामंदी आई थी तो इसके किन्हीं 4 परिणामों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप तैयार कर लोगे। इसके बाद देखिए थर्ड प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेनली प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये जो 3 क्वेश्चन है घुमा घुमा करके, मतलब कि तीनों के तीनों क्वेश्चन हर किसी ना किसी सेट में तीनों के तीनों जरूर आने वाले हैं। तो इस वजह से तीनों प्रश्नों को तैयार कर लेना, मेन हो तो पूरे टॉपिक को तैयार कर लेना, और ये तीनों के तीनों प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का है विश्व अर्थव्यवस्था। ठीक है, सॉरी, अगला टॉपिक हम लोगों का है ब्रिटेन वुड्स समझौता। ये विश्व अर्थव्यवस्था जो हमारा है वैश्वीकरण, इसको हम बाद में बताएंगे आपको भी। तो टॉपिक 13 है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता। अब देखिए जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है।
मतलब इसका अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या था, इसको बताइए। इस पर एक रिलेटेड ये प्रश्न तैयार कर लोगे। इसके बाद में ये प्रश्न तैयार कर लोगे आप कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख करो। यानी जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था इसके कारणों तथा इसके उद्देश्यों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है ये आप तैयार कर लोगे। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न को अच्छे से नोट कर लो, इस पूरे टॉपिक को नोट कर लो और दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। टॉपिक नंबर जो हमारा अगला होने वाला है, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 14 है। ठीक है, कि विश्व अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण में सबसे पहला प्रश्न तैयार कर लोगे कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया। देखो, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको बता देता हूं कि जिन जिन प्रश्नों को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं मेरे भाई, उन प्रश्नों को तो आप जरूर तैयार करके जाइए। अदरवाइज जो प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताता हूं उनको भी आपको तैयार करना है, क्योंकि अगर आप एक टॉपिक को तैयार कर लोगे ना तो पूरे के पूरे प्रश्न तो आपको वैसे भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन फोकस आपका है विश्व अर्थव्यवस्था। अगर मैंने तैयार कर लिया ना तो ये दोनों के दोनों आने वाले जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मुझे सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे विश्व अर्थव्यवस्था पर पहला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, और विश्व अर्थव्यवस्था में ही आपकी वैश्वीकरण आ जाती है। तो उसी तरीके से कि जो प्रौद्योगिकी थी उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया, ये प्रश्न आ जाता है। कभी कभी अथवा में ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसके विकास में तकनीकी का क्या योगदान है। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, बताइए। तो इसको भी तैयार कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी का, जो आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, उस आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जो भारत में जो क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में किन्हीं दो का आपको उल्लेख करना है। तीसरा प्रश्न है कि इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पूरा टॉपिक ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। और ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन जो आपके हैं विश्व अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण प्रक्रिया से रिलेटेड हैं, और इन तीनों के तीनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको 70 में 70 नंबर लाने हैं, 95% स्कोर करना है 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक। तो इस टॉपिक का, तो चलिए देख लेते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ था तो हमने सोचा वो भी आपको करा देते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न आप सभी लोगों का है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। हालांकि ये वाला प्रश्न मैं क्या करा चुका था, हाँ ये वाला प्रश्न मैं करा चुका था, तो आपको ये वाला प्रश्न नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया। पहले भी मैं प्रश्न कराया हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं आपको, ठीक है, तो इस प्रश्न को दोबारा मत कर लेना। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 आ चुका है हम लोगों का, औद्योगिकीकरण का युग। क्या आ चुका है? औद्योगिकीकरण का, ठीक है, कुछ भी कह लो, औद्योगिकीकरण कह लो या फिर औद्योगिकरण कह लो, कुछ भी कह सकते हो। चैप्टर से रिलेटेड नहीं, चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो औद्योगिकरण का युग चैप्टर है, और इस चैप्टर से अभी तक 2024 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो वैसे भी इस चैप्टर को हम क्या कह रहे हैं, नो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, नो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ना तो इसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं, ना तो लॉन्ग आते हैं, ना तो शॉर्ट आते हैं। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। मैं तो कहता हूं छोड़ दो, इस चैप्टर का कोई प्रश्न ना टच करो, आपका ही समय बचेगा। मैं बहुत सालों से तैयारी करा रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा, अगर 2025 में मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको वो बाद में करा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इस चैप्टर को टच मत करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आप तो लास्ट चैप्टर आपका रह जाता है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक युग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, और यहां से आपकी पूरी तरीके से हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी।
जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उन्हें, अगर उन्होंने इस वीडियो को अभी भी यहाँ तक देखा है तो देखिए यहाँ से आप सभी लोगों के जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए। अब आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और मेरी पूरी गारंटी है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये आप लोग देख लेना, ठीक है। एग्जाम देने जाओगे आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो चलो टॉपिक नंबर 15 देखते हैं। 14 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। टॉपिक 15 हमारा है कि 19वीं शताब्दी में घटी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटी थी 1990s के समय में, वो सारी घटनाएं क्या थी, उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना के आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। मतलब 19वीं सदी में जो ये मतलब दल थे, जैसे महिलाएं हो गई, गरीब जनता थी और सुधारक, तो इन लोगों के लिए 19वीं शताब्दी में मुद्रण संस्कृति से क्या प्रसार मतलब क्या मतलब था, मतलब ये लोग मुद्रण संस्कृति को क्या समझते थे ये लोग, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। मतलब मुद्रण संस्कृति का जो प्रसार था महिलाओं के लिए, गरीब जनता के लिए, सुधारक के लिए, इनके लिए क्या मतलब था। तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस टॉपिक की। चलिए टॉपिक नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 19वीं शताब्दी का कि 19वीं शताब्दी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे। तो 19वीं शताब्दी में जो प्रकाशन थे इसके विभिन्न पहलू क्या थे और किन्हीं तीन का आपको उल्लेख करना है, किन्हीं तीन का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद ये दोनों प्रश्न को तैयार कर लोगे, 19वीं शताब्दी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में देखिए आपका अगला टॉपिक नंबर 16 आ जाता है मुद्रण क्रांति। क्या जाता है, मुद्रण क्रांति। और एक टॉपिक अभी आपको देखने को मिलेगा मुद्रण संस्कृति, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इस टॉपिक का प्रश्न आता है एग्जाम में कि मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मुद्रण संस्कृति की। टॉपिक नंबर 17 अगला टॉपिक कि मुद्रण संस्कृति क्या है। तो मुद्रण संस्कृति जैसे उसी तरीके है मुद्रण क्रांति की तरह। तो मुद्रण संस्कृति क्या है और इसमें चीन की क्या भूमिका थी या फिर क्या भूमिका है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। और दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और शॉर्ट के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। इस पूरे के पूरी वीडियो का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस पूरी वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा 18। तो टोटल 18 टॉपिक आपको हिस्ट्री में तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से हेल्प किया, मतलब इस वीडियो को शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, ठीक है, तो बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए बची हुई फिजिक्स भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, तीनों को एक एक वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा। 4 वीडियो देख लो, पूरी सामाजिक विज्ञान फिनिश, ठीक है। मैं ये कहूँगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से अगर आपने कहीं पहुँचाया, मतलब अलग लेवल पर ये वीडियो पहुँचा, तो मैं आपको लिए जरूर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको भूगोल को, नागरिक शास्त्र को और अर्थशास्त्र को एक एक वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा है गुटनबर्ग और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बनता है कि गुटनबर्ग कौन था और मुद्रण के क्षेत्र में, यानी जो मुद्रण का क्षेत्र था उसमें इसकी क्या भूमिका थी बतानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो प्रश्न आपको बता दिए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है एंड तक, ठीक है, एंड तक वीडियो को देखा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट देखेंगे इस वीडियो को तो मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा भूगोल खत्म कर दूंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा नागरिक खत्म कर दूंगा और फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा अर्थशास्त्र खत्म कर दूंगा। इस तरीके से पूरा आपका सामाजिक विज्ञान समाप्त हो जाएगा और फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर अग्रसर होऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।